everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 9 to 12 students, बहुत बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे हो कि मैम आपके वीडियोस कब अपलोड होने वाले हैं। तो बेटा जी आपकी बरखा मैम हाजिर है और लेकर आ चुकी है क्लास 9 टू 12 का IT, AI, CS, IP सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जैसे ही वीडियोस आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज क्या पढ़ेंगे मैम? आज पढ़ेंगे क्लास 11th IP इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, या चाहे आपने क्लास 11th में CS कंप्यूटर साइंस लिया हुआ हो तो बेटा जी जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है या तो CS या तो IP, ये जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाली हूं दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और दोनों बुक में आपको मिलेगा सेम एज इट इज। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम कंटिन्यू करेंगे एज पर योर डिमांड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, और जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या। इसमें लॉजिक्स को अप्लाई करना होता है मैम, और ये लॉजिक्स अप्लाई करने में ही प्रॉब्लम होती है। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक हमने देखे ना, डेटा हैंडलिंग हो गया, पाइथन फंडामेंटल्स हो गए, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गए, सिमिलर होते हैं। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूं मैं, और इस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। व्हाई? बिकॉज ये सेशन लेंथी होगा, क्योंकि इस सेशन में हम इस चैप्टर को एक वन शॉट के फॉर्मेट में प्रैक्टिकल के साथ में खत्म करेंगे। ठीक है, तो जिस बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं उस बुक का नाम है आपकी सुमिता अरोरा, जहां से बनता है आपका क्वेश्चन पेपर, चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th हो। सुमिता अरोरा की बुक में आपके चैप्टर नंबर जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर फ्लो ऑफ कंट्रोल ही रहेगा। ठीक है, अभी फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट का आखिर मतलब क्या है मैम? देखो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को हैंडल किया जाता है, और डेटा हैंडल करने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं बहुत सारे, है ना, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, मॉड्यूल्स भी, फंक्शंस भी, सारी चीज पढ़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप लिखते हो तो उसका कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होता है? मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है? अब भाई पाइथन की बात कर रहे हैं तो मैम पाइथन में तो इंटरप्रेटर यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर 5 लाइन ऑफ कोड लिख दिए, ठीक है। अब ये 5 लाइन ऑफ कोड जब हमने यहां पर लिखे तो पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा आंसर आप मुझे देने वाले हो कि मैम ये 5 लाइन ऑफ कोड को जो है ना पाइथन इंटरप्रेटर वो बिगिनिंग टू एंड, मतलब पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, इसी तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। तो हम ये कह रहे हैं मैम कि बिगिनिंग से एंड लाइन तक जो है एग्जीक्यूशन चलेगा, और इस तरीके से जो इंटरप्रेटर है वो पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। बट यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ ऐसा यहां पे कोड लिखा है जिससे कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई नंबर 0 से बड़ा है या नहीं, किसी पर्सन की एज वोट करने के लिए वैलिड है या नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? हमें डिसीजन लेना होता है। आपके पास कहीं जाने के लिए जो आपका डेस्टिनेशन है वहां जाने के 2 रास्ते, तो आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, किससे नहीं, ऐसे कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको यदि लॉजिक अप्लाई करना होता है तो उन लॉजिक्स के लिए आप क्या, जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से ही होगा। क्या वहां पर एग्जीक्यूशन में कुछ ऊपर नीचे होगा? या फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी चीज को रिपीट करवाना है तो वहां पर क्या? तो यहां पर ना हम क्या करते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को यूज कर लेते हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करते हैं जिसमें जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, है ना जी। तो बस यही कंडीशन के बेसिस पर जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे वेरी करता है वो समझेंगे हम इफ एल्स और फॉर व्हाइल लूप के थ्रू, जो इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाली हूं। ठीक है, तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले अमेजिंग सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो यदि इंट्रोडक्शन समझे इस चैप्टर का, तो जनरली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है किसी भी स्टेटमेंट का वो बिगिनिंग से एंड तक होता है, बट नॉट मेनी प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनके स्टेटमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रिक्ट होता है, वो बिगिनिंग से एंड ना होने की जगह यदि बीच में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड आपने यूज किए हुए हैं तो वो उस कंडीशन के पे डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूट होना है कि नहीं होना है ना। सो प्रोग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड we can choose to execute one of the available alternatives or even repeat the set of statements। तो यहाँ पर जो बेसिकली आप लॉजिक जो अप्लाई करते हो, जो कंडीशन अप्लाई करते हो, उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, या कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। So to perform their manipulative miracles, programs needs tools for performing repetitive actions and making decisions। इसके लिए हम यहाँ पर for, if, while, loop जैसे स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। साथ ही कुछ जंप स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू, जिसको इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।
ओके सो अभी उसके पहले समझ लो कि स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। जो भी कोड आप लिखते हो जिससे कोई एक्शन परफॉर्म होता है वो स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे ये 10 a में असाइन हो रहा है, तो दिस इज अ स्टेटमेंट। वी कैन से यहाँ पे 10 जो लिटरल वैल्यू है वो a में असाइन हो रही है। तो कोई भी कोड लिखोगे, हर एक कोड क्या कहलाएगा आपका, हर एक लाइन ऑफ कोड स्टेटमेंट कहलाता है, एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में जिससे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। टू बी इट एट डेटा मूवमेंट एंड इट मेकिंग डिसीजंस और बी इट रिपीटेटिव एक्शन। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई एक्शन रिपीट हो रहा होगा, कोई डिसीजन लिया जा रहा होगा, या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, वो स्टेटमेंट कहलाता है ना। ये एक स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होती है पाइथन प्रोग्राम की। अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा है तो हर एक इंडिविजुअल लाइन में आपने एक एक स्टेटमेंट लिखा होगा जिससे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे 20 b में असाइन हो रहा है, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो यहाँ पे a और b को ऐड किया जा रहा है जिसका आंसर c में असाइन हो रहा है। तो ये 3 लाइन का कोड लिख दिया, इन तीनों लाइन के कोड में एक एक एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या, स्टेटमेंट्स। कि ये जो प्रोग्राम है उसमें 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट आपने लिखे हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे पाइथन के जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं सबसे पहले एम्प्टी स्टेटमेंट की, तो एम्प्टी स्टेटमेंट एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप बेसिकली बात करो तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता है। एक नॉर्मल सिंगल लाइन ऑफ सिंपल सा स्टेटमेंट आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंगल स्टेटमेंट होता है, आप यहाँ देख सकते हो ये सिंपल स्टेटमेंट्स है सारे। और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कहते हैं। कैसे, 1 बाय 1 समझाती हूँ। देखो एम्प्टी स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट विच डज नॉट थिंक, जो प्रोग्राम में कुछ नहीं कर रहा होता है, जैसे पास नाम का हमने एक स्टेटमेंट यूज कर लिया, तो ये बेसिकली नॉर्मली आप लिखते हो। अब ये क्यों लिखते हो, इसका रीजन सिर्फ इतना है कि दिस स्टेटमेंट डज नथिंग एंड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल। मतलब आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, बीच में पास लिख दिया, तो वो पहली लाइन ऑफ कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा, ठीक है जी। तो इसका काम स्पेसिफिकली कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि भाई 10 a में असाइन होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने सिंपल पास लिखा तो इससे कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ इतना होगा कि नेक्स्ट लाइन में जो है कंट्रोल मूव कर जाएगा। ये जो कंट्रोल अभी यहाँ एग्जीक्यूशन कर रहा है, इंटरप्रेटर जो यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, ठीक है। सो अ पास स्टेटमेंट इज यूजफुल इन दोज इंस्टेंसेस वेयर द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट बट वेयर द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट। जहां पे सीक्वेंस जो है सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज है बेसिकली वो जरूरी है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं जहां आपको सिंटैक्स के फॉर्मेट में प्रॉपर्ली लिखना है। बट जब आप लॉजिक अप्लाई करते हो तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक लूप्स हो गया, है ना, इफ एल्स हो गया, जिसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें सिंपल स्टेटमेंट की, तो सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। जो सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं उसी को हम यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। अब सिंपल स्टेटमेंट क्या हो गए, वही जो मैंने बताया अभी कि आपने सपोज नेम इज इक्वल्स टू, आपको अपना नाम इनपुट लेना है, ठीक है। आप चाहते हो कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे आप अपना नाम इनपुट लो, तो हमने नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन में लिख दिया एंटर योर नेम। तो ये एक सिंपल सा सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कोड करते समय हमें ये पता होना चाहिए। अब आपने प्रिंट करवा लिया इस नेम को, तो आपको अपना नाम प्रिंट होते हुए दिखेगा। यदि यहाँ पर आपसे पूछा गया एंटर योर नेम, तो आप जैसे ही अपना नाम एंटर करोगे, सपोज XYZ आपने एंटर किया, तो प्रिंट स्टेटमेंट से XYZ आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन ऑफ जो स्टेटमेंट होते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक या कोई कंडीशन वगैरह आप नहीं अप्लाई करते हो, बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई नहीं करते हो, तो वो सिंगल और सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मैम अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हुआ है, कंपाउंड जो इन सबके मिक्सचर से बने होते हैं, जिसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को यूज किया जाता है, एक्चुअल में जहां पे लॉजिक को अप्लाई किया जाता है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप यूज करते हो एक सिंगल यूनिट के थ्रू, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा यहां पर कि यदि एज नाम की वैल्यू आपने यूजर से लिया, एज हमने लिया इनपुट करके, एंटर एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, ठीक है। एज इज ग्रेटर देन 18, तो भाई प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, वैलिड पर्सन, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाए, वैलिड पर्सन। और नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, नॉट वैलिड पर्सन, है ना। इफ नॉट एज, अभी मैं बहुत सिंपल लिख रही हूँ, अभी इफ एल्स नहीं बता रही हूँ ना, अभी इसको एक्चुअल कोड मत समझना, एक स्यूडो कोड की तरह हम लिख रहे हैं। इफ एज इज नॉट इक्वल्स टू 18 या लेस देन 18, ऐसा समझ सकते हो, तो प्रिंट क्या हो जाए, नॉट वैलिड पर्सन या इनवैलिड पर्सन, ठीक है। नॉट वैलिड पर्सन, ये नॉट हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी कंडीशन लगाई। तो अब अगर एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी तो
तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं होगी 18 के इक्वल तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं होगी ना, इसको लेस देन कर लेते हैं ना, इसको लेस देन कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? तो हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स को या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बना दिया जो किसी कंडीशन के बेसिस पर जो है काम करेगा। समझ में आई बात? तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। इसमें होता है स्टेटमेंट हेडर, फिर आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हो, उसको एंड करते हो। तो ये लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप ये इसको जब आप बताओगे कि भाई ये एक जो है ब्लॉक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, कंडीशन के बाद में कॉलन, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही कॉलन लगाओगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन अपने आप आ जाता है, मींस अगला जो स्टेटमेंट लिखोगे वो इस ब्लॉक के अंदर होगा। ये कंपाउंड स्टेटमेंट बताते हैं। तो अब जितने भी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, वो सभी किस टाइप के स्टेटमेंट होंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे। अब यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया एम्प्टी, सिंगल या कंपाउंड, तो लिख कर आ सकते हो, डिफरेंस लिख कर आ सकते हो, है ना जी। सो इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, सिलेक्टिवली और आइटरेटिवली, मतलब रिपीटेडली, सिलेक्टिवली या फिर आप सिक्वेंशियली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, 3 तरीके के फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होता है, जिसमें सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लिखते हो। दूसरा होता है आपका कौन सा? सिलेक्टिवली, जहां पे कंडीशन के बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसको बेसिकली डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। और तीसरा होता है रिपीटेडली या आइट्रेशन बेस्ड स्टेटमेंट, जिसमें एक कंडीशन के बेसिस पे कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो होपफुली मेरी लाइंस आपको अच्छे से समझ में आई है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल कहानी इस चैप्टर की, जिसका नाम है आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, ऐसे भी बोल सकते हो, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन। तो यहां पे ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल या फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है रिपीटेशन, या इसको आप आइटरेशन भी कहते हो। क्या कहते हो? आइटरेशन, जिसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। यदि मैं बात करती हूँ सीक्वेंस स्टेटमेंट्स की, तो सीक्वेंस स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं, एक के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। जितने लाइन ऑफ कोड है वो सब बिगिनिंग से एंड के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होते हैं। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों स्टेटमेंट 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हुए। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट या कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, और अब मुझे क्या करवाना है? इन दोनों को ऐड करवाना है और प्रिंट सी। अब जरा ये बताओ, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट मिस होगा या कोई भी एक स्टेटमेंट मैं यहां से हटा देती हूं, है ना, या किसी को हम सीक्वेंस बदल के लिख देते हैं, तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज का एक सीक्वेंस है। पहले a में वैल्यू दी, फिर b में वैल्यू दी, फिर इन दोनों a b की वैल्यू को ऐड करेंगे, 10 + 20 30 आंसर जनरेट होगा, और फिर इस c की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट करवाई। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कंपलसरी, दूसरा कंपलसरी, तीसरा भी और चौथा भी कंपलसरी है। एक एक स्टेटमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है और ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी आइटरेशन स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है। ठीक है, तो एवरी पाइथन प्रोग्राम बिगिंस द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, ईच स्टेटमेंट इन टर्न इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, देन द प्रोग्राम इज डन। सीक्वेंस refers to the normal flow of control in program and this is the simplest one. Come to the next, that is selection statement. Selection statement पे आ जाए तो ये एक टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिसमें आप कुछ ब्लॉक ऑफ कोड देते हो, एक कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। इट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन टेस्ट। If the condition evaluates true, then that statement is execute. Otherwise, the next statement will be execute. यदि condition true होती है तो वो execute होगा statement, और यदि नहीं होती है तो दूसरा statement execute होगा। ठीक है, for example कि आप दिल्ली में हो और आपको दिल्ली से जाना है जयपुर। कहाँ जाना है भाई? जयपुर। अब जयपुर जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस रास्ते से जाना होगा। तो एक कंडीशन आपके पास होगी भाई, वो कंडीशन ये कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे हम जाएंगे। तो अब आपको ये पता लगाना है कि दोनों में से जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लो कि पाथ नंबर 1 शॉर्टेस्ट है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया।
अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ऐसे जब हमको लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं ना, उसके लिए जब हमको कुछ इस तरीके से कोड करने होते हैं, तो वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। दिस कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इसको आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कंडीशन दी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तब फिर ये नहीं होंगे। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 और 2 एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, ये नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब कंडीशन आपके पास में ये कि इन दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, अगर आपको पता चला कि शॉर्टेस्ट पाथ ये है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? आई बात समझ में? तो बस ये कहलाते हैं आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये इसका फ्लो चार्ट है। अभी फ्लो चार्ट आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, एल्गोरिदम सब समझाया है मैंने, है ना? वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। अभी आइटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैम, लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो, लूपिंग स्टेटमेंट्स जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ रिपीटेशन होता है। जैसे आपने देखा है फैन क्या करता है, सर्क्यूलर मूवमेंट बार बार ले रहा होता है, रोटेशनल मूवमेंट पर काम करता है। ऐसा तो है नहीं ना कि एक बार बहुत फास्ट घुमा फिर स्लो घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। जो रिपीटेशन है वो अगेन एंड अगेन चल रहा होता है। यदि आप बाइसिकल चलाते हो तो वो जो रिपीटेशन है वो भी इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम में आप ले रहे होते हो, ठीक है? क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है जनरली? सो टिल द टाइम द कंडीशन इज ट्रू, जब तक लूप आपका चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपका जो रिपीटेशन है वो स्टॉप होगा। जैसे बाइसिकल में आपने ब्रेक लगाए तो आपकी बाइसिकल स्टॉप हो जाएगी, अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही। सो द आइटरेशन कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। आइटरेशन कंस्ट्रक्ट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? लूपिंग कंस्ट्रक्ट। और सिलेक्शन को क्या कहते हैं? डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं। अब इसका यदि फ्लो चार्ट पूछ लिया जाए आपसे 2 नंबर में, तो बेटा जी कंडीशन के बेसिस पे ये चेक किया जाएगा कि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप आपका बाहर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है? इनको कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली समझाऊंगी बेटा, डोंट पैनिक। अब इनको डिटेल में समझने के पहले एक चीज और समझो कि यहाँ पे मल्टीपल टूल्स होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को फ्लो चार्ट से, डिसीजन ट्री से, स्यूडो कोड से लिख सकते हो। ये हमने पढ़ा था 4th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वहां मैंने डिटेल में फ्लो चार्ट क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, स्यूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक प्रोग्राम के बारे में लिखकर आपको बताया। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि फाइंड द नंबर और रिमाइंडर गिवन ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है? मतलब 2 नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, उसके बेसिस पे नंबर डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें चेक करना है। मेरी बात समझ में आई? ये जो कोड ये जो यहाँ पर बेसिकली हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल के बेसिस पर हम ये पता कर रहे हैं कि भाई 2 नंबर जो आपने लिए हुए हैं वो डिवाइड होते हैं या नहीं होते, उनका रिमाइंडर से पता चल जाएगा। यदि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 है तो नंबर विल बी डिविजिबल, अदरवाइज द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल, है ना? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट करना होगा, फिर आपको दूसरा नंबर इनपुट करना होगा। 2 नंबर होंगे तभी आप डिवाइड कर पाओगे। 3rd स्टेप में आपने दोनों नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में अब आप चेक करोगे रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 हुआ तो रिजल्ट में आपने रिमाइंडर ले लिया। अब रिमाइंडर किस ऑपरेटर के थ्रू आता है, परसेंटेज। अभी डेटा हैंडलिंग में मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया था, इसको आप मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हो, जो आपको नंबर को डिवाइड कर कर क्या देता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज कि पहला नंबर मैंने 5 लिया, दूसरा नंबर मैंने 2 लिया। अब 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा लाइक 5 मॉड्यूलस 2, है ना? तो 2 2s are 4 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर विल नॉट बी 0। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर 1 रिटर्न कर देगा। आई बात समझ में? जो रिमाइंडर है वो रिटर्न करेगा। अब इफ द रिमाइंडर विल बी 0 देन द नंबर विल बी डिविजिबल, और if the remainder is not 0 then the number is not divisible। पहला नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे जो 3rd नंबर है उस रिजल्ट को चेक करेंगे, है ना, कि इफ मॉड्यूलस करने पर जो 3rd नंबर आ रहा है, जो 3rd नंबर जो रिजल्ट आ रहा है, यदि रिजल्ट आपका 0 के इक्वल है तो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ये चेकिंग आपने यहाँ पर कर ली, तो ये डिसीजन ही लिया ना आपने यहाँ पर। बेसिकली आपको समझ में आया? तो एल्गोरिदम लिखनी होती है। एल्गोरिदम लिखने के बाद में इसका फ्लो चार्ट बनाना होता है। यदि इसके फ्लो चार्ट पे आ जाए तो फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, स्टार्ट सिंबल होता है, आपको पहला नंबर F से इनपुट किया, दूसरा नंबर S से इनपुट किया, फर्स्ट नंबर F, सेकंड नंबर S। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर के अंदर R के अंदर चेक कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को आपने मॉड्यूलस किया सेकंड नंबर के साथ। तो डिसीजन के लिए रेक्टेंगल यूज होता है, मतलब जो प्रोसेसिंग है उसके लिए रेक्टेंगल यूज होता है, और बेसिकली आपके पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। स्टार्ट के लिए एलिप्स यूज होता है। अब हमें यहां पर लेना है डिसीजन।
कि यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, कंडीशन यदि आपकी ट्रू होती है, सपोज मैंने पहला नंबर दे दिया 4, दूसरा दे दिया 2, तो भाई यदि 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो मैम यस द रिमाइंडर विल बी 0। तो पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, आपने ये बता दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। मान लो इस 4 की जगह मैंने दे दिया 5, ठीक है, तो अब यहां पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी 5, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां पे फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, तो इस हिसाब से ये नो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, यस वाली नहीं होगी, ठीक है। तो इसी को कहते हो आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो अब जो मैं आपको इफ एल्स पढ़ाने वाली हूं ना, उसके पहले इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखा जाता है, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है, बट यहां एक बार फिर से मैंने समझाया है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये जानना जरूरी है। और यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि बेटा किसी एक क्वेश्चन का एल्गोरिथम, उसका फ्लो चार्ट और उसका कोड तीनों लिखकर बताओ, तो क्या करोगे? ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां डिटेल में लिखा हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं, कहानी आ जाती है हमारी कहां पर, हम पहुंच चुके हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पर। पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सीक्वेंस स्टेटमेंट तो समझ गए, सिक्वेंशियल जो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की तरफ। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, ध्यान से समझना, जिसको आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहते हो, जिसमें हम कुछ ना कुछ सिलेक्शन कर रहे होते हैं कंडीशन के बेसिस पर, वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वो? 3 टाइप के। पहले होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। कौन सा होता है? इफ स्टेटमेंट, सिर्फ इफ स्टेटमेंट। इसको आप सिंपल इफ स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? सिंपल इफ स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो। दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और थर्ड होता है इफ एलिफ स्टेटमेंट। ये 3 इफ एल्स और इफ एलिफ स्टेटमेंट होते हैं। अब 1 बाय 1 इनको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट आर देयर, जो किसी सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट पे काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होते हैं, ठीक है। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट की। तो simple if statements checks the condition first or test the condition first. If the condition evaluates to true, carry out some instructions and does nothing in case of evaluates to false. यदि condition false होगी तो ये कुछ भी नहीं execute करेंगे, मतलब जो उस if block में लिखा रहेगा कोड उसको execute नहीं करेंगे। मैम how can use this? तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? इस तरीके से आपको लिखना होगा if के आगे लगानी होगी condition और फिर लगाना होगा कॉलन, क्योंकि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड में हमें कॉलन लगाना जरूरी होता है। कॉलन लगाओगे तभी पता चलेगा कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो यहां इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगा, फिर यहां आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है जो इस कंडीशन के बेसिस पर ट्रू होगा। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक उससे भी फ्लो चार्ट से भी समझाया हुआ है कि पहले कंडीशन चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन सही नहीं होती तो आप इफ के बाहर आ जाओगे, लूप के बाहर आ जाओगे, और बाहर के जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। कैसे मैम? देयर इज एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को समझने के पहले एक बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। सिंपल से एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन वोट करने के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो यूजर से एज एंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा यूजर से एंटर एज, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम इफ को स्टार्ट करते हैं, इफ ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा इफ, सेम लाइन के नीचे लिख रही हो इफ। अब आपको कंडीशन देनी है कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन यू पुट द कॉलन। प्रॉपर सिंटेक्स इज दिस ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो भी कोड आप लिखोगे ना बेटा जी, वो इसके अंदर आएगा। कहाँ आएगा? जो भी कोड आप लिखोगे वो अब इसके अंदर आएगा, क्योंकि आपने कॉलन लगाया तो एक इंडेंटेशन यहाँ पे सेट होगा, एक स्पेस यहाँ पे अलाउ होगा। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे सपोज प्रिंट स्टेटमेंट में आपने लिखा वैलिड पर्सन। क्या लिखा भाई? वैलिड पर्सन, ठीक है। अंडरस्टूड? अब इस बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इस बेसिस पे आप ये देखोगे कि पर्सन वोट के लिए वैलिड है, ठीक है, लेकिन यदि वैल्यू 18 से छोटी होती है तो क्या होगा? तो अभी हमने यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने सिर्फ इतना ही कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड होगा एग्जीक्यूट। क्या होगा ये? एग्जीक्यूट। सपोज कि यूजर ने एंटर किया, क्या? यूजर ने एज एंटर कर दी 20। मान लो यूजर ने एज एंटर कर दी क्या? 20। भाई यहाँ पे लिखा हुआ आया प्रोग्राम रन करने के बाद एंटर एज, और यूजर ने एज एंटर करी 20। जैसे ही यूजर ने 20 एज एंटर किया
तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे स्टेटमेंट पे चेक होगा 20 इज ग्रेटर देन 18, क्या 20 18 से बड़ा है? द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू, यस 20 18 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, आपको आउटपुट मिल गया वैलिड। अगली बार फिर इस प्रोग्राम को रन किया और मान लो कि यूजर ने अब क्या एंटर किया, मान लो कि यूजर ने अब एज एंटर करी है 2, क्या एंटर करी 2। अब कंडीशन चेक होगी भाई कि क्या 2 जो है वो बेसिकली आप देखो 2 जो है क्या वो 18 से बड़ा है? 2 जो है क्या 18 से बड़ा है? नहीं, तो यहां कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट ना होकर अब क्या इवैल्यूएट हो गई भाई? फॉल्स इवैल्यूएट हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और बेसिकली जो इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट ना होकर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, 2 के केस में आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का काम है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर हमें यूजर से एंटर करवाना है। अब यहाँ पे 2 इफ स्टेटमेंट इन्होंने यूज किए। इफ कैरेक्टर की वैल्यू यदि स्पेस होती है, मान लो कि यदि यूजर ने कोई कैरेक्टर एंटर नहीं किया, यूजर ने यदि स्पेस एंटर किया, बहुत चालाक होते हैं लोग, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाए मैसेज कि यू एंटर्ड अ स्पेस। ठीक है, मतलब यदि कैरेक्टर की वैल्यू, यदि कैरेक्टर जो आपने एंटर किया है वो यदि स्पेस के इक्वल होता है, कोई कैरेक्टर नहीं होता स्पेस होती है, तो हमें ये मैसेज मिल जाए। मान लो कि यदि यूजर ने कैरेक्टर की जगह पर 0 to 9 से रिलेटेड कोई नंबर या कोई डिजिट एंटर कर दी, कैरेक्टर एंटर नहीं किया, तो हमें मैसेज मिल जाए कि यू एंटर्ड अ डिजिट। तो इफ में हमने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर यदि 0 से बड़ा होगा, ये कैरेक्टर यदि 9 से छोटा होगा, कोई भी डिजिट यदि उसको मिलेगा तो आपको एक मैसेज फ्लैश होता हुआ दिखेगा, यू एंटर्ड अ डिजिट। ओके, तो अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इफ। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल से, लाइक आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपके स्कूल में जो ग्रेड कैलकुलेशन होता है उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। तो इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, यदि स्टूडेंट की ग्रेड कैपिटल ए के इक्वल होती है तो ही क्या प्रिंट हो कि यू डिड वेल, ये रिमार्क प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर ए ग्रेड होगी तो ये प्रिंट होना चाहिए स्टेटमेंट लाइक यू डिड वेल। ठीक है, तो हमने इसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज कर लिया। अगर बी ग्रेड होती है तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो आप। तो यहाँ पे आप मल्टीपल इफ लगा सकते हो, है ना, जो भी कंडीशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अगला एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सारे एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, 2 नंबर आपने दिए हुए हैं, सपोज a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, 2 नंबर दिए हुए हैं। अब आप दोनों नंबर को चेक करना चाहते हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो बेसिकली इसके लिए आप यदि कोड लिख रहे हो तो a इज ग्रेटर देन b, यदि आपने कंडीशन लिख दी कि इन दोनों कंडीशन में यदि a बड़ा होता है तो प्रिंट हो जाए कि a हैज मोर देन b, a की जो वैल्यू है वो b से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ओके जी, तो ऐसे कुछ इफ के साथ में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस की बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। और कोड आपको सिंपल इतना ही लिखना है कि इफ लिखना है, कंडीशन लिखना है और कंडीशन के आगे आपको लगाना है कॉलन, तभी आप यहां पर इसके स्टेटमेंट को लिख पाओगे। और ये बिल्कुल जरूरी है कि एक ही स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स यू कैन राइट इन सिंगल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल इफ था। अब बढ़ते हैं आगे हम किसकी तरफ, मल्टीपल इफ की तरफ। मतलब हम बात करें कि व्हाट अबाउट यदि मैम कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें स्टूडेंट की एज चेक करवाना है कि वो पर्सन वैलिड है कि नहीं वोट देने के लिए, ठीक है, तो 18 से ज्यादा यदि एज होती है तो पर्सन वैलिड है, बट व्हाट अबाउट यदि 18 से कम होती है तो हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा था। सिंपल इफ स्टेटमेंट कोई भी आउटपुट नहीं देता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ यस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो इस केस में भी तो कुछ मैसेज मिलना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स में अब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि कंडीशन फॉल्स पे आप चाहते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू देन कैरी आउट इट्स स्टेटमेंट, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट कैरी आउट्स द एल्स स्टेटमेंट। कैसे इसको एक्सेस करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इफ यूज करते हैं। इफ कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी, यदि कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे इफ के, और यदि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो इफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होकर इस एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अंडरस्टूड, ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब यहाँ पे एल्स ने आपका काम आसान कर दिया कि यदि आपकी ग्रेड ए है तो यू डिड वेल, और यदि आपकी ग्रेड ए नहीं है तो आपकी जो भी ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आप प्रिंट करवा सकते हो।
ठीक है। यदि नंबर ए से ग्रेटर है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो तो प्रिंट हो, यदि नहीं है तो एल्स में जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है जी, वही चीज आपने यहां देखो, टेस्ट हुई कंडीशन टेस्ट होने के बाद यदि ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी। यहां पर सिंपल इफ की तरह जो फॉल्स कंडीशन है उस पर कुछ इग्नोरेंस नहीं आएगी, फॉल्स पे भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, इफ a इज ग्रेटर देन 0। हम यहां पे ये कोड चेक करवा रहे हैं कि नंबर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप इसके लिए कैसे बताओगे कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऑब्वियस सी बात है मैम, यदि नंबर जो आपका है वो 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और यदि नंबर 0 से छोटा होगा तो निगेटिव। तो कंडीशन वही चेक करवाई, इफ ए मतलब वो नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, यदि नंबर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो इफ के अंदर हमने प्रिंट करवा लिया कि नंबर इज 0 और पॉजिटिव नंबर। अब अगर 0 से छोटा नंबर होता है तो क्या, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या मैम, तो हमने एक एल्स